मेरा नाम वर्षा है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरा रिश्ता गांव के सरपंच के बेटे के साथ हो गया था। हमारे गांव के अलग अलग तरह के रिवाज थे जिन्हें फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे साथ आज रात क्या होने वाला है, क्योंकि ये हमारे गांव का रिवाज था कि जो भी दुल्हन होती थी इसका फैसला मेरे ससुर गांव की पंचायत में ही करते थे, क्योंकि मेरे ससुर गांव के सरपंच थे और उनका फैसला पूरा गांव मानता था और उस फैसले के बाद ही लड़की दुल्हन बनकर अपने कमरे में जाती थी। पंचायत के फैसले की वजह से उस दुल्हन को काफी खुशकिस्मत माना जाता था कि उसका रिश्ता पंचायत ने तय किया है। मेरी बहन भी दुल्हन के कपड़े पहनी हुई थी और इंतजार कर रही थी। वो काफी नर्वस थी। कुछ देर पहले ही पंचायत ने उसे सतीश के लिए चुना था और ये फैसला मेरे ससुर ही किया करते थे। मेरे ससुर ने अपने छोटे बेटे के लिए मेरी बहन को चुना था। कुछ देर बाद मेरे ससुर आए और कहने लगे, चलो बेटी, अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया। उस टाइम मेरी बहन की आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर उदासी थी और वो मुझे बड़ी बेबसी से देख रही थी। मैं जानती थी कि वो शादी करके अपने ससुराल जाए। मैंने अपने ससुर से कहा, पिताजी प्लीज अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो तो मैं अपनी बहन से कुछ बात कर लूं। मेरे ससुर ने कहा, बहू, तुम्हारी बहन विदा होकर तुम्हारी ही ससुराल जा रही है और तुम्हारी बहन देवरानी बन गई है। अब तुम दोनों बहनें सारी जिंदगी एक ही घर में रहकर आपस में बातें करती रहना। उन्होंने कहा, चलो फिर भी ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, क्योंकि विदाई की रस्म भी करनी है। उसके बाद इसको लेकर घर चलना। मेरे ससुर ये बात कहते ही चले गए। मेरी बहन मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, दीदी प्लीज मुझे बचा लो, मैं सब कुछ नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी वही सब होगा जो प्रिया के साथ हुआ था। अपनी बहन की ये बात सुनते ही मैं पुरानी बातों में खो गई थी और अपने बचपन की बातें सोचने लगी थी। प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम दोनों 18 साल के थे। हम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। प्रिया में और मेरी छोटी बहन राधिका, हम तीनों ही साथ खेला करते थे। मेरी छोटी बहन भी मुझसे 2 साल छोटी थी। हम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। लोग कहते थे कि तुम दोनों जुड़वा बहनें लगती हो। प्रिया और मेरी उम्र में सिर्फ 3 महीने का फर्क था। हम दोनों आपस में बहनों की तरह रहते थे। हम दोनों फ्रेंड्स कम, बहनें ज्यादा लगते थे। हम दोनों की बहुत पक्की दोस्ती थी, लेकिन अचानक एक सख्त मोड़ ने आकर हमारी जिंदगी को मोड़ कर रख दिया। प्रिया गांव के ही एक लड़के से मोहब्बत करने लगी थी। मेरी दोस्त को सतीश नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। चढ़ती जवानी थी और इसमें तो लड़की या लड़का अपने होश खो बैठते हैं। प्रिया को यही लगता था कि उसकी शादी सतीश से ही होगी। मैं उसे समझाती थी कि गांव के रिवाज के आगे तो कभी किसी लड़की की नहीं चली, तो फिर तुम कैसे मनाओगी। लेकिन प्रिया कहती थी कि तुम देखना, सतीश सबको मना लेगा। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी, आज से पहले गांव में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सका था। हमारे गांव में किसी भी लड़की की पसंद की शादी नहीं हुई थी, तो फिर प्रिया किस खेत की मूली थी। फिर एक दिन वही हुआ जब एक बार प्रिया छुपकर सतीश से मिलने के लिए जा रही थी और मैं प्रिया की हमराज बनकर उसकी मदद कर रही थी। तब अचानक ही गांव में ये बात फैल गई कि प्रिया और सतीश का अफेयर चल रहा है। गांव की ही किसी औरत ने उनको देख लिया था और इस बात की शिकायत सरपंच जी के पास तक पहुंच गई थी, जबकि सतीश तो गांव के सरपंच का ही बेटा था। प्रिया के पिता रिक्शा चलाते थे। सारे गांव में फेमस हो गया कि रिक्शा चलाने वाले रमेश की बेटी का अफेयर सरपंच जी के छोटे बेटे के साथ चल रहा है। ये सुनते ही प्रिया के घर वाले शॉक में रह गए थे। प्रिया के पिता को तो हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए थे। प्रिया ने सतीश से कहा था कि अब तुम ही मेरी जिंदगी बचा सकते हो। तुम सबको बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम मेरे घर पर अपना रिश्ता लेकर आ जाओ। तुम्हारे पिता तो गांव के सरपंच हैं, वो सबका फैसला करते हैं। जरूर वो तुम्हारा फैसला भी रद्द नहीं करेंगे। सतीश कहने लगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही धीरे धीरे प्रिया सारे गांव में बदनाम हो गई और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। हर कोई प्रिया पर बुरी नजर डाल रहा था और यही कह रहा था कि आज इसने सरपंच के बेटे को फंसाया है। क्या पता इससे पहले भी इसने कहां कहां मुंह मारे होंगे। दिन ब दिन प्रिया परेशान रहने लगी थी और सोचती थी कि कब वो दिन आएगा जब सतीश उसके यहाँ रिश्ता लेकर जाएगा। लेकिन सतीश ने ये सब नहीं किया। उसके बाद ही सरपंच जी ने फैसला किया कि ये पूरी बात पंचायत में रखी जाएगी। इसका फैसला तो अब पंचायत ही करेगी। उन्होंने पंचायत बिठाई और इन दोनों का फैसला करना चाहा।
सतीश ने प्रिया से यही कहा था कि तुम देखना, मैं सारे गांव के सामने यही कहूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसका कहना था कि मेरे पिता का चाहे जैसा भी फैसला हो, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगा और सारे गांव के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। इस बात पर तो प्रिया बहुत खुश हो गई थी और उसकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। लेकिन आखिरी वक्त पर तो सतीश ने पूरी बात ही पलट दी थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि सतीश ऐसा भी कर सकता है। उसने गांव की पंचायत में सब लोगों के सामने ये झूठ बोल दिया था कि उसे प्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो प्रिया ही है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। ये सब कुछ सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मैं सतीश से कहने लगी, सतीश तुम्हें होश भी है? तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया? मुझे लगा कि ये सब कुछ सतीश ने अपने पिता के डर से किया है, क्योंकि वो अच्छे तरह से जानता था कि उसका पिता गांव का सरपंच और अमीर आदमी है। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके घर की बहू एक गरीब रिक्शा चलाने वाले की लड़की बने। मैंने सतीश से कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया है। तुमने अपनी ही प्यार को भरी पंचायत के सामने कैरेक्टरलेस ठहरा दिया है। सारे गांव के सामने उसको जलील कर दिया। अब तुम ही उससे शादी करोगे। सतीश तो खामोश हो गया था और कहने लगा था कि अगर ये कैरेक्टरलेस है और इसको कोई नहीं मिलेगा तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं प्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। यही मेरे लिए पागल है। लेकिन ये ख्याल मेरा गलत साबित हुआ था कि गांव के सरपंच अपने बेटे की शादी एक रिक्शा चलाने वाले इंसान की बेटी के साथ नहीं करवा सकते। उन्होंने तो सतीश का रिश्ता प्रिया के साथ पंचायत में फिक्स कर दिया था। लेकिन अब प्रिया को न जाने क्या हो गया था। उसे तो इस बात की खुशी होनी चाहिए थी, मगर वो तो सतीश के लिए पुराने वाले जज्बात ही नहीं रखती थी। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था और वो चाहती थी कि उसकी शादी न हो। लेकिन गांव वालों ने प्रिया के साथ जबरदस्ती की थी। प्रिया अपने मरे हुए दिल के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम देखना, सतीश तुम्हारे साथ कुछ भी कभी गलत नहीं करेगा। वो तुम्हें शादी के बाद बहुत खुश रखेगा। वो कहने लगी, वर्षा प्लीज मेरी शादी मत करवाओ, मैं मर जाऊंगी, अपनी जान ले लूंगी, लेकिन कभी भी सतीश को अपने करीब नहीं आने दूंगी। मैंने प्रिया को लाख समझाया कि ऐसी गलती कभी भी मत करना। क्या पता अब सतीश को अपनी गलती का एहसास हो गया हो सकता है पहले उसने अपने पिता के दबाव में आकर पंचायत के सामने ये सब कुछ कह दिया हो सकता है शायद आज वो तुमसे माफी भी मांग ले, फिर तुम दोनों ही हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगोगे। लेकिन फिर प्रिया कहने लगी कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता वर्षा, मैं सतीश को कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं प्रिया के पास बैठी हुई थी और प्रिया को दूसरे कमरे में ले गए थे। कुछ देर बाद उसी कमरे में सतीश भी चला गया। थोड़ी देर के बाद जब सतीश कमरे से बाहर आया तो वो बुरी तरह से रो रहा था। सब लोग परेशान हो गए। अभी तो मेरे दोस्त की विदाई भी नहीं हुई थी, वो भी अपने घर पर ही थी और सतीश ने एक अजीब हंगामा खड़ा कर दिया था। वो कमरे से बाहर निकलते ही रो रहा था। सब लोग उसे देखकर परेशान हो गए थे कि न जाने क्या हो गया। मेरी बहन और मैं उस दिन प्रिया की शादी में उसके घर आए हुए थे। हम दोनों भी एक साथ उस तमाशे को देख रहे थे। सारे लोग सतीश से पूछने लगे कि बताओ क्या हो गया, बताओ तो सही। सतीश तो बस रोए चला जा रहा था और कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं, आप सब अंदर जाकर खुद ही देख लो। जैसे ही सबने प्रिया को देखा तो उसका शरीर लाचार हालत में बेड पर पड़ा हुआ था, जबकि उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको मारने की कोशिश की है। सारे ही लोगों का शक सतीश पर जा रहा था। लेकिन सतीश मेरे करीब आया और कहने लगा, देखो वर्षा, तुम तो जानती हो ना कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो प्रिया से बहुत प्यार करता था। मुझे अब प्रिया की सारी बातें याद आने लगी थी। जो कुछ भी मुझसे प्रिया ने कहा था वो हमेशा यही कहती थी कि वो सतीश से शादी नहीं करना चाहती। हालांकि पहले उसने जिद बांधी हुई थी कि वो सतीश से शादी करके ही रहेगी, लेकिन जब से पंचायत वाली बात हुई थी शायद सतीश उसके दिल से निकल गया था। उसने कहा कि अगर मेरी शादी अब सतीश के साथ हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी जिंदगी कभी भी सतीश के नाम नहीं करूंगी। मुझे भी यही लग रहा था कि सतीश ठीक कह रहा है, उसने कुछ नहीं किया। प्रिया ने खुद ही अपनी जान ले ली। सरपंच जी ने भी कहा था कि इसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं, मेरा बेटा किसी की जान नहीं ले सकता। वो तो इस लड़की से शादी कर रहा था, पर अब सबने फैसला किया था कि प्रिया का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन अब पंचायत की रिवायत के हिसाब से अब सतीश की शादी गांव की किसी दूसरी लड़की के साथ होनी थी, क्योंकि जिस भी लड़का या लड़की की शादी पंचायत फिक्स करती थी उस शादी का होना बहुत जरूरी होता था और उस शादी को कोई टाल नहीं सकता था।
लेकिन ये बात सुनकर तो सतीश अपनी बात पर डट गया था। सतीश ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रिया थी और मैं प्रिया से ही प्यार करता था। मैं प्रिया के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी शादी होगी तो प्रिया से ही होगी। उसकी बातों से तो लग रहा था जैसे वो पागल हो गया है, क्योंकि वो पागलों के जैसा ही रिएक्ट कर रहा था। और उसके पिता ने उसे समझाया था कि तुम ऐसा मत करो। सबने ही एक तरफ होकर एक फैसला किया था और फिर फैसला होना भी बहुत जरूरी था। आखिर वो गांव के सरपंच का बेटा था और वो फैसला यही था कि सतीश की शादी हो जाए। गांव में कोई भी इंसान अपनी बेटी सतीश को देने के लिए आसानी से तैयार हो जाता। तभी अचानक सतीश के पिता की नजर मुझ पर पड़ गई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी नजर चुरा ली, क्योंकि सरपंच जी के बड़े बेटे शांतनु की पत्नी थी मैं, जो शहर में नौकरी करने के लिए गया हुआ था और वो महीने में 2 बार ही घर पर आता था। वो सतीश से 5 साल बड़ा था और बहुत ज्यादा स्मार्ट था। मैं भी बहुत सुंदर थी और मेरे पिता सरपंच जी के यहाँ पर मुंशी का काम करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बड़े बेटे के लिए पहले से ही पसंद किया हुआ था और जल्दी ही कम उम्र में मेरी शादी शांतनु के साथ हो गई थी। मेरी और शांतनु की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, इसलिए वो ये फैसला तो नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद उनकी नजर मेरी 16 साल की बहन राधिका पर चली गई। मेरी बहन ने जैसे ही देखा कि सरपंच जी उसे गौर से देख रहे हैं, उसने फौरन ही मुझे देखना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, दीदी आप मुझे बचा लो, ये लोग मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। भला प्रिया दीदी की जगह मैं कैसे ले सकती हूँ? और अगर सतीश ने मेरे साथ भी ऐसा कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने अपनी बहन को समझाया कि सब में सतीश की कोई गलती नहीं, उसने कुछ नहीं किया। प्रिया तो सतीश से खुद ही शादी नहीं करना चाहती थी। तुम सतीश से शादी कर लो, तुम्हारे भाग्य जाग जाएंगे। तुम कहती थी ना दीदी, आप कितनी लकी हो, आप गांव के सबसे अमीर परिवार में बहू बनकर गई हो। अब तुम भी मेरी तरह लकी हो जाओगी। तुम जानती हो ना कि सरपंच जी गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। हमारे पापा कहते हैं कि मेरी बड़ी बेटी के भाग जाग गए। इसी तरह से अगर छोटी बेटी के भी भाग जाग गए तो हमारी दोनों ही बेटियां अपनी ससुराल में ऐश की जिंदगी गुजारेंगी। मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी थी, लेकिन वो मेरी ही जितनी खूबसूरत थी। आखिर मेरी बहन कब तक इस रिश्ते से इनकार करती, क्योंकि पंचायत ने तो अपना फैसला सुना दिया था। मेरे माता पिता को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। मेरी बहन को दुल्हन बना दिया गया था और विदा करके मैं अपनी बहन को अपनी ससुराल ले आई थी। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था, सिर्फ ससुर, मेरा पति और देवर ही था। अपनी बहन को दुल्हन बनाकर मैं उसको सतीश के कमरे में ले गई थी, लेकिन वो बहुत डर रही थी और यही कह रही थी कि अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वो कह रही थी कि मैं सतीश को कभी भी अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगर उसने मुझे मार दिया, मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी और फिर किसको कैसे पता चलेगा कि सतीश ने मुझे मार दिया? सबको यही लगेगा कि मैंने ही अपनी जान ले ली। जैसे सबको प्रिया दीदी के बारे में ही ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद ही अपनी जान ली है। सतीश को तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा। मैंने अपनी बहन की बात मान ली और उससे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में छुप जाती हूँ, फिर मैं देख लूंगी कि सतीश तुम्हारे साथ क्या करता है। मेरी बहन ने भी मेरी बात मान ली थी और इसी तरह वो दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। ये कमरा सतीश का था। मैं भी उसी कमरे में एक कोने की तरफ को छुपकर बैठ गई थी ताकि किसी को दिखाई न दे सकूं। मैं सतीश का इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही कमरे में आया, उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई चालबाज इंसान खड़ा हुआ है जो अब अपनी जीत का जश्न मना रहा है और अब आगे बढ़ रहा है और अपनी जीत की ट्रॉफी को हासिल कर रहा है। सतीश मेरी बहन को इस तरह से देख रहा था जैसे यही तो उसका मकसद था। वो उसके पास धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन मेरी बहन जानती थी कि मैं उसके पास इसी कमरे में मौजूद हूँ, इसलिए मेरी बहन तो बहुत बेफिक्र बैठी हुई थी। वो आगे बढ़ रहा था और कहने लगा, देखो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं राधिका। सतीश की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे सामने सतीश का असली रूप आ चुका था और मैं इसको अभी भी सच नहीं मान रही थी। यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। सतीश मेरी बहन से कहने लगा, देखो राधिका, तुम्हारी खातिर मैंने ये सब कुछ किया है। मैंने तुम्हारी वजह से प्रिया की जान ली है, लेकिन खबरदार जो तुमने ये सच्चाई किसी को भी बताई। मेरी बहन ये बात सुनते ही शॉक्ड हो गई थी, लेकिन वो अब घबरा नहीं रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहन उसके साथ इस कमरे में मौजूद है।
लेकिन इधर तो मेरा हाल ऐसा हो चुका था जैसे मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा और मेरे होश उड़ चुके थे। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अचानक ही मैं आगे बढ़ने ही वाली थी और उसके सामने जाने ही वाली थी जब मैंने देखा कि सतीश के हाथ में तो एक छोटा सा चाकू था। ये देखते ही मुझे तो पसीने आने लगे थे और डर के मारे मेरे कदम वहीं पर रुककर रह गए थे। मैंने आगे कोई भी कदम बढ़ाना ठीक नहीं समझा। मैं तो अपनी जगह पर ही जमकर रह गई थी। वो चाकू दिखाकर मेरी बहन से कह रहा था कि खबरदार, अगर तुमने ये सच्चाई गांव वालों को बताई या फिर अपनी बहन को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो मैंने प्रिया के साथ किया था। किसी को ये मत बताना कि मैंने ही प्रिया को मारा है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मैं तो सतीश की ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर कांप रही थी कि मैंने अपनी बहन को किस दलदल में धकेल दिया। वो बेचारी तो ठीक कह रही थी। अगर मैं चाहती तो अपने ससुर से कह सकती थी कि मेरी बहन को बलि का बकरा मत बनाओ। गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं, आखिर आपको मेरी ही बहन क्यों पसंद आई? लेकिन मैंने तो अपनी ही तरह अपनी बहन के भाग जगाने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि मेरा पति तो बहुत अच्छा था और मुझसे बहुत प्यार करता था। इसलिए मुझे यही लगा कि मेरी बहन भी इस घर में आ जाएगी तो उसके भी भाग जाग जाएंगे, क्योंकि सतीश मेरे पति का ही तो छोटा भाई था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं जानती थी कि मेरे ससुर मेरी बात को मान जाएंगे, क्योंकि मैं उनके घर की बड़ी बहू थी। और अगर मेरे ससुर मेरी बात को ना मानते तो मैं इस बारे में अपने पति से बात करती और मेरे ससुर तो मेरे पति की किसी बात को भी नहीं टालते। फिर तो कोई ना कोई फैसला उनका सुनना ही था। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और अपनी बहन को यहाँ लाकर फांस दिया था। मुझे यही लगता था कि सतीश सच कह रहा है, क्योंकि प्रिया तो यही सब कहती थी कि वो खुद ही अपनी जान ले लेगी मगर सतीश से शादी नहीं करेगी। पर मैं तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हो गई थी कि अगर प्रिया ने सुसाइड नहीं की तो फिर सतीश ने उसकी जान क्यों ली? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से सतीश ने उसे मार दिया और उसके साथ वो सब कैसे किया? मुझे काफी परेशानी हो रही थी कि आखिर प्रिया के साथ क्या हुआ होगा। जब अचानक ही सतीश मेरी बहन से कहने लगा कि उस रात में प्रिया के पास गया था और वो कहने लगी कि मेरे पास मत आओ। वो बार बार यही कह रही थी कि मेरे करीब मत आओ। मुझे उसकी इस बात से गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, लेकिन तुमने सारे गांव वालों के सामने, बल्कि मेरे पिता के सामने मेरी बहुत इंसल्ट करवाई। तुमने ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हारे जैसी न जाने कितनी लड़कियां इस गांव में मौजूद हैं। लेकिन प्रिया मेरी ये बात सुनकर हैरान हो गई थी और कहने लगी कि एक बार मुझे सही सलामत इस कमरे से बाहर जाने दो, फिर देखना कि मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी इंसल्ट करवाई है। मैं तुम्हें इस पूरे गांव में बदनाम कर दूंगी। काश प्रिया मुझसे ये सब न कहती तो मैं उसके साथ वो सब भी ना करता। उसने ये सब कुछ कहा तो मैंने मजबूरन उसे मार दिया, जिसकी वजह से मैंने प्रिया की कलाई पकड़ी थी और फिर एक ही झटके में चाकू से उसकी कलाई को काट दिया और उसके बाद प्रिया के पूरे शरीर से जान निकल गई। पर मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी मेरी सच्चाई कभी पता चले, इसलिए मैंने वो सब ड्रामा किया था और रोते हुए बाहर जाकर उन सबको ये यकीन दिलाया था कि प्रिया ने अपने साथ ये सब कुछ खुद ही किया। मैं सतीश का ये घिनौना सच जानकर हैरान हो गई थी। मेरी बहन की भी यही हालत थी। वो तो डर के मारे रो रही थी। मैं देख रही थी कि मेरी बहन का पूरा शरीर कांप रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। मेरा दिल भी पत्थर का बन चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन के साथ भी कुछ गलत हो जाए। मैं कब तक चुप रहती, पर सतीश कहने लगा कि देखो, तुम्हारी बड़ी बहन भी बहुत ही मासूम है। वो प्रिया की सहेली थी। शुक्र है कि प्रिया ने उसे यही कहा होगा कि वो मुझसे नफरत करती है और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझसे शादी करने से तो अच्छा है वो मरना पसंद करेगी। उसकी वजह से तुम्हारी बहन ने भी मुझ पर यकीन कर लिया और देखो, अब सबको मुझ पर यकीन आ गया। तभी तो तुम्हारी बहन ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैं मानता हूँ कि मैं एक कातिल हूँ, लेकिन सबकी नजर में प्रिया ने खुद अपनी जान ली है। इस तरह मुझे तुम मिल गई हो। तुम तो प्रिया से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शादी तो होती ही एक समझौता है और गांव वालों को तो यही पता है कि मैंने समझौते की खातिर ही तुमसे शादी की है। पर देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी खुश रहूंगा और अब मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो। तुम ये सारी बातें भूल जाओ। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मैं चाहता था
कि मैं तुमसे अपना रिश्ता शुरू करने से पहले ही सारी सच्चाई के बारे में बता दूं, ताकि हमारी आगे आने वाली जिंदगी आसानी से गुजर सके। मेरी बहन सतीश से कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने जैसे ही सतीश और अपनी बहन को देखा तो मैं हैरान रह गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन इसके सामने कोई ऐसी वैसी बात करे जिसकी वजह से सतीश गुस्से में आकर मेरी बहन के साथ कुछ गलत कर दे। लेकिन अगले ही पल सतीश ने वो चाकू अपनी जेब से निकालकर मेरी बहन की गर्दन पर रख दिया। ये देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उन दोनों के बीच कूद जाऊं और उनके मैटर में इंटरफेयर करूं। इसलिए मैं अभी भी खामोश अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी। सतीश ने उस चाकू को मेरी बहन की गर्दन पर जमाना शुरू कर दिया और कहने लगा था कि खबरदार जो तुमने बाहर जाकर ऐसी कोई भी हरकत की, क्योंकि मुझे गांव की रिवायत के बारे में पता है, और तो और मैं सरपंच का बेटा हूँ। मेरे पिता मुझे खुद पंचायत से इज्जत के साथ बचा लेंगे। कोई भी मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता, बल्कि वो एक लड़की को ही बुरा समझेंगे और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे और यही कहेंगे कि लड़कियों का हक नहीं बनता कि वो ऐसी बात करे। इसलिए तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना शुरू करो और अपना मुंह बंद रखो। खबरदार जो तुमने गलती से भी अपनी जुबान खोली। मेरी बहन डरकर सहम गई थी, पर मैं छुपी ही रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सतीश को जरा भी शक हो कि उन दोनों के अलावा भी इस कमरे में कोई तीसरा मौजूद है। फिर अचानक ही दरवाजा बजना शुरू हो गया था। फिर सतीश बाहर चला गया था, तो मैं जल्दी से अपनी बहन के पास आई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे माफ कर दो राधिका, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। अब शायद जहाँ से तुम्हारे लिए निकलना बहुत मुश्किल है। मेरी बहन कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी दीदी, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। सतीश एक कातिल है और मैं कातिल के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं सतीश के साथ कभी भी नहीं रह सकती। मैं इस टाइम अपनी बहन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं उसे इस कमरे से बाहर निकालना चाहती थी। इससे पहले वो मुझे देख लेता, मैं फौरन ही भागकर अपनी बहन के कमरे से निकल आई थी। भगवान का शुक्र था कि सतीश ने मुझे नहीं देखा था, लेकिन गांव वाले बहुत ही खुश थे। मैंने अपने ससुर से पूछा भी था कि इतनी खुशी किस बात की हो रही है कि प्रिया मर गई, क्या इस वजह से गांव वाले खुशी मना रहे हैं। मेरे ससुर कहने लगे कि जाने वाले को कौन रोक सकता है बहू, लेकिन तुम दोनों बहुत खुश नसीब हो कि तुम दोनों बहनों की शादी मेरे इतने संस्कारी बेटों के साथ हुई है। मुझे अपने ससुर की ये बात सुनकर कोई खुशी तो नहीं हुई थी। मेरा पति हालांकि बहुत अच्छा था, वो शहर में नौकरी करता था, मेहनत के साथ पैसा कमाता था और पढ़ा लिखा था और बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ इंसान था। मेरे पति को सही और गलत में फर्क मालूम था। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरा पति इस महीने जब घर आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करके ही रहूंगी। अगले ही हफ्ते मेरा पति छुट्टियों पर घर आने वाला था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर वो वक्त भी आ गया था जब मेरा पति शहर से घर लौट आया था। मुझे अपने पति को देखकर बहुत खुशी हुई थी और मेरे ससुर ने मेरी बहन और उनके भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह से जल्दी जल्दी में इन दोनों की शादी हो गई। मेरे पति ने मेरे चेहरे को देख लिया था कि मैं कुछ परेशान लग रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद रात को जब हम अपने कमरे में चले गए तो मेरे पति ने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी। मैंने अपने पति को बताया कि मैं बहुत मुश्किल में फंसी हुई हूँ। हमारे गांव में बहुत बुरा हो रहा है, यहाँ पर नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मेरा पति मेरी बात सुनकर हैरान हो गया था। कहने लगा, हाँ मैंने भी देखा है कि सतीश के साथ बहुत बुरा हुआ है। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हारे भाई के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे भाई ने ही बहुत लोगों के साथ बुरा किया है। मेरी बात सुनकर मेरा पति शॉक्ड हो गया था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भाई तो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने अपने पति को बताया कि तुम्हारा भाई सिर्फ अच्छा दिखता है, लेकिन वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। उसने 2 लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। मेरी बहन की जिंदगी वो अब बर्बाद कर रहा है, जबकि प्रिया की तो बर्बाद कर ही चुका है। मेरा पति कहने लगा कि प्रिया ने तो खुद सुसाइड की थी, इसमें मेरे भाई का क्या कसूर। मेरा भाई तो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार था। मैंने अपने पति को बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उस दुल्हन के बंद कमरे में क्या हुआ था, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता।
वो दुल्हन बनकर शादी हॉल के कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन वहां पर ना जाने क्या क्या हो गया था। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मेरा पति ये बात सुनकर कहने लगा, फिर तुम्हें ये सारी सच्चाई कैसे पता? ये सुनते ही मैंने उससे कहा कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ शादी की पहली रात उसके कमरे में चली गई थी और छुप कर खड़ी हो गई थी। मैंने तुम्हारे भाई की सारी बातें सुन ली थी। वो मेरी बहन को बता रहा था कि उसने किस तरह से प्रिया का मर्डर किया था। मेरा पति तो ये बात सुनकर बहुत हैरान रह गया था। मैंने उसे बारी बारी सब कुछ बता दिया था। उसे मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करो। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी बहन भी प्रिया की तरह अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, और अगर ऐसा हो गया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तो शायद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको ही सारे गांव के सामने अपने भाई की हकीकत को लाना है। मेरा पति ये बात सुनकर सोच में पड़ गया था। कहने लगा कि मैं पिताजी को मना लूंगा और उनको सब कुछ बता दूंगा। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन आपकी बात पर बिना सबूत के कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हमें सतीश पर जबरदस्ती इल्जाम नहीं थोपना, बल्कि मैं चाहती हूँ कि सारे सबूतों के साथ सबको सतीश की सच्चाई पता चले। मेरा पति कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। इस तरह से अपने पति को सब कुछ बताने में मैं कामयाब हो पाई थी। मेरा पति अब शहर नहीं गया था, क्योंकि अब वो अपने भाई की सच्चाई जानने की तलाश में लगा हुआ था और सबके सामने उसका जल्द ही राज खोलने वाला था। मेरे पति ने यहाँ रहकर दिन रात एक कर दिए थे। मैं जान गई थी कि मेरा पति मेरी बहन के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उधर सतीश मेरी बहन के साथ दिन ब दिन बहुत बुरा कर रहा था। मेरी बहन जब भी सुबह उठती तो उसके चेहरे पर अजीब से निशान होते थे। मैं ये सब देखकर हैरान हो जाती थी। जब एक दिन मैंने उसकी कलाई देखी तो उसकी कलाई बुरी तरह से झुलसी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि ये सब कुछ क्या है, तो मेरी बहन ने रोते हुए मुझे बताया कि दीदी, सतीश रोज अपने कमरे में बैठकर सिगरेट पीता है और जहाँ उसका मन करता है मेरे शरीर के किसी भी हिस्से पर वो सिगरेट को लगा देता है। मैं बुरी तरह से चिल्लाती रहती हूँ। कल रात उसने मेरी कलाई पर सिगरेट लगा दी थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ पर ये जले हुए निशान हो गए। मेरी बहन रो रो कर मुझे बता रही थी कि सतीश ये सब कुछ जानबूझकर करता है। वो हर रोज जानवर की तरह मेरी बहन को मारता है। ये सारी बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ जाते थे कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है कि सामने वाले पर इतना अत्याचार करे। मुझे दिन ब दिन सतीश पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। इसी वजह से मैंने एक कदम उठाया था। मैं उसी टाइम सतीश के पास चली गई और उससे कहने लगी कि देखो, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है कि तुम कितने गंदे और घटिया इंसान हो। मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरी दोस्त को मार डाला था। मैंने इतना ही कहा था कि सतीश ने फौरन ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा था। मुझे उसकी आंखों में एक जानवर नजर आ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अब ना जाने मेरे साथ क्या होगा। सतीश कहने लगा कि जब सारी सच्चाई तुम भी जान गई हो और तुम्हारी बहन भी जानती है, तुम्हारी बहन को तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम बहुत टेढ़ी चीज हो। तुम्हें ठिकाने लगाकर ही रहूंगा। आज तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहते ही वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा था। मुझे तो डर लगने लगा था और मैं कांप रही थी। मैंने कहा, सतीश प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। सतीश कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मेरी भाभी हो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम भैया को तो काफी सारे मजे दे चुकी हो, लेकिन एक बार मुझे भी तो अपना मजा चखने दो। आज मुझे मौका मिल ही गया। उसकी बात सुनकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी, लेकिन उसे तो कोई भी शर्म नहीं आ रही थी। वो मेरे करीब बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे सतीश चलता हुआ मेरे बहुत करीब आ गया था। मुझे सतीश से बहुत डर लग रहा था। अब मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। सतीश ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन मैं जानती थी कि मैं जितनी जोर से चिल्लाई हूँ, मेरी आवाज बाहर तक चली गई होगी। मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने बड़ी मजबूती के साथ मुझे पकड़ रखा था। आज तो मुझे लग रहा था जैसे आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और मेरी गर्दन पर रख दिया और कहा कि अगर आवाज निकालने की कोशिश की तो तुम्हें भी तुम्हारी दोस्त की तरह मार डालूंगा। बस खामोश हो जाओ और जैसा मैं कह रहा हूँ मुझे करने दो। मैं डर के मारे खामोश हो गई थी और धीरे धीरे रोते हुए उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मुझे जाने दे।
वो मेरे साथ कुछ गलत न करे, लेकिन वो था कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने मुझे बेड पर लेटा दिया था और अब वो मेरे करीब आने ही वाला था कि इतनी ही देर में अचानक झटके से दरवाजा खुल गया। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरे ससुर, मेरा पति और मेरी बहन और उसके साथ 2-3 नौकर भी मौजूद थे। वो सब मेरे देवर के कमरे में घुस आए और मेरे ससुर ने आते ही सबसे पहले मेरे देवर का गिरेबान पकड़ लिया। मेरे पति ने जल्दी से मुझे संभालने की कोशिश की। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं अपनी बहन से लिपटकर रोने लगी और मेरे ससुर सतीश को बुरी तरह से मार रहे थे। सतीश हाथ जोड़कर मेरे ससुर से माफी मांग रहा था। मेरे ससुर ने देर नहीं की और फौरन पुलिस को कॉल की। सतीश मेरी दोस्त का कातिल था। इस जुर्म में मेरे ससुर उसे अरेस्ट करवाना चाहते थे। मेरे ससुर ने सतीश को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसके मुंह से भी खून आने लगा था। क्योंकि मेरे ससुर गांव के सरपंच जरूर थे, लेकिन कभी भी उन्होंने गांव के लोगों के लिए कुछ गलत नहीं किया था। मेरे ससुर एक बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी थे, तभी तो गांव के सारे लोग उनकी इज्जत किया करते थे और पूरा गांव उनके फैसले का मान करता था। मेरे ससुर ने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे और किस तरह से, ये मेरी समझ नहीं आ रहा था। मैंने इस बारे में अपने पति से पूछा कि आपको किस तरह से पता चला कि सतीश कमरे के अंदर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। मेरे पति ने बताया कि जिस दिन तुमने मुझे सारी सच्चाई बताई थी, मुझे तभी अपने भाई पर शक हो गया था। तुमने कहा था कि तुम्हें अपने भाई के लिए सबूत की जरूरत होगी, तभी हम उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकेंगे। तुम शायद भूल गई हो कि इस दुनिया में टेक्नोलॉजी से भी लोगों का पर्दाफाश किया जा सकता है। सतीश कल रात अपने कमरे में नहीं था, वो घर से बाहर गया हुआ था। मैं राधिका के पास उससे बात करने के लिए आया था। राधिका ने भी मुझे यही बात बताई जो तुमने बताई थी। अब मैं अपने पिता को तो बिना सबूत के कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि जिस तरह से मैं उनका बेटा हूँ, इसी तरह से सतीश भी उनका बेटा है। वो कभी भी अपने छोटे बेटे के खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन सकेंगे। मैंने ऑर्डर करके कैमरा मंगवाया और राधिका की मदद से इस कमरे में कैमरे की फिटिंग कर दी। मैं देखना चाहता था कि राधिका के साथ सतीश रात को किस तरह से जुल्म करता है, लेकिन रात होने से पहले ही तुम सतीश के कमरे में आ गई और सतीश तुम्हें अपना निशाना बनाने लगा। वो तुम्हारे साथ इस बंद कमरे में जो कुछ भी कर रहा था, मैं उसे अपने मोबाइल पर देख रहा था। मैं फौरन ही भागता हुआ अपना मोबाइल लेकर पिताजी के पास गया और उन्हें सब कुछ दिखा दिया। हम दोनों ही ये सब कुछ मोबाइल पर देख रहे थे जो तुम्हारे साथ सतीश कर रहा था। हमने ये सब कुछ खामोशी से होने दिया। सतीश ने जब तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इससे पहले सतीश तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता, मैं और पिताजी हमने पूरी जान लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया और इसी तरह से पिताजी के सामने सबूत के साथ सतीश की सारी हकीकत सामने आ गई थी। अब राधिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राधिका सतीश के अरेस्ट होने से बहुत खुश हुई थी। हम सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन मेरे ससुर वो बहुत ज्यादा अफसोस में थे। मेरे ससुर को सबसे ज्यादा इस बात का अफसोस था कि वो इतने ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ईमानदारी के साथ की और उन्होंने हमेशा उनको लोगों का भला करना सिखाया। लेकिन सतीश किसको चला गया था? सतीश बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उसने लड़कियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो उन्हें प्यार के झांसे में फंसाकर उनका इस्तेमाल करता था। सतीश की सच्चाई मेरी दोस्त प्रिया को पता चल गई थी, तभी तो वो इस शादी से इनकार कर रही थी। और जब उसने कहा कि वो सारी हकीकत गांव वालों को बता देगी, तो सतीश ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन मेरी बहन के लिए सतीश काफी सीरियस था। अगर वो सीरियस था तो उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेरी बहन सतीश के साथ नहीं रहना चाहती थी। सतीश ने मेरी बहन के साथ जानवरों के जैसा सुलूक करना शुरू कर दिया। सतीश को मर्डर के आरोप में बहुत लंबी सजा हुई थी, लेकिन मेरे ससुर और पति का कहना था कि वो कभी भी सतीश को माफ नहीं करेंगे। मैंने अपनी बहन के लिए गांव के एक लड़के को तलाश करके अपनी बहन की शादी उसके साथ कर दी थी। राधिका अब अपनी जिंदगी में उस लड़के के साथ बहुत खुश है। कुछ महीनों बाद मेरे ससुर इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि मेरे ससुर बहुत इज्जतदार आदमी थे। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनका बेटा कातिल है। उन्हें लगता था कि सारे गांव के सामने उनके बेटे ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि गांव में सभी लोगों के सामने मेरे देवर की सच्चाई खुलकर आ गई थी। मेरे ससुर धीरे धीरे बीमार रहने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि वो इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सीधी राह पर चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा बिगड़ जाए
तो माता पिता टूटकर रह जाते हैं। सतीश की वजह से इतना सब कुछ हो गया था। सतीश को तो जेल जाने के बाद उसके किए की सजा मिल गई थी। मैं अपने पति के साथ अब बहुत खुश हूँ। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी बहन भी अपने ससुराल में अब बहुत खुश रह रही है। अब मेरे पति गांव के सरपंच हैं, क्योंकि गांव वालों ने मेरे ससुर की ईमानदारी देखते हुए मेरे पति को गांव का सरपंच बना दिया। अब मेरे पति गांव के सारे फैसले करते हैं और हम लोग बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।